नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आखिरकार आज नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके साथ ही कुल मिलाकर आज 14 लोगों ने शपथ ली है और आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। लेकिन खबर जो बड़ी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि इस कैबिनेट में जो जातीय समीकरण है उनको बैठाने की कोशिश की गई है और जिस तरीके से बड़ा मैंडेट एक ओबीसी ने दिया है उसी तरीके से ज्यादा मंत्री भी ओबीसी के कोटे से लिए गए हैं। इन तमाम चीजों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, नायब सैनी ने आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। क्या कहीं कोई शंका थी, पहले मन में डाउट था कि नहीं राव वीरेंद्र सिंह बन सकते हैं या अनिल विज बन सकते हैं या कोई और जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है? कोई शंका शक शुबा किसी के बारे में नहीं था। चुनाव से पहले अमित शाह जी ने पंचकुला में आकर के कार्यकर्ताओं के बीच में ये घोषणा की थी कि हमारा जो हरियाणा का चुनाव विधानसभा का होगा वो नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता के अंदर हम लड़ेंगे। अगर सरकार हमारी तीसरी बार बनती है तो नायब सिंह ही मुख्यमंत्री होंगे और इस पहले से ही एक तरह से डिक्लेयर्ड चीफ मिनिस्टर भाजपा की तरफ से नायब सिंह सैनी जी थे। जहाँ तक इंद्रजीत जी की बात चली या अनिल विज जी की बात चली या किसी और की बात चली, वो खाली जो है सोशल मीडिया ने एक प्लेटफार्म तैयार किया था, वो अपने व्यूज़ के चक्कर में लगा लो, किसी प्रकार से लगा लो, इस प्रकार के सबूत छोड़े जाते हैं। राठी साहब, जिस तरीके से आज कुल मिलाकर 14 लोगों ने शपथ ली है और इसमें से 5 ओबीसी चेहरे निकले हैं, तो क्या बीजेपी की एक रणनीति है कि जिस तरीके से ओबीसी ने बड़ा वोट दिया है बीजेपी को, क्या उन सबको साधने की कोशिश की गई यहाँ पर? बिल्कुल साधने की कोशिश की गई है। ओबीसी समाज से स्वयं मुख्यमंत्री भी हो गए और 4 मंत्री उनके और भी लिए गए। लेकिन जातिगत समीकरणों की अगर हम पूरी लिस्ट को देखें तो जातिगत समीकरण को साधने का भाजपा द्वारा पूरा प्रयास किया गया है और वो साधे भी गए हैं। शायद ही कोई वर्ग ऐसा बचा होगा कि जिस वर्ग को मंत्रिमंडल में जगह ना मिली हो। आप जाट समुदाय को देखोगे तो 2 मंत्री हो गए, एक महिपाल ढांडा जी कैबिनेट मंत्री के रूप में आ गए और आपकी श्रुति चौधरी राज्य मंत्री के रूप में आ गई। अगर आप एससी समाज से देखोगे तो उनके भी 2 मंत्री हैं। आप ब्राह्मण वर्ग से देखोगे तो वो भी 2 मंत्री हैं। आप वैश्य समुदाय से देखोगे तो उनका भी मंत्री है। राजपूत समुदाय से देखोगे तो श्याम सिंह राणा जी हैं। अगर आप पंजाबी समुदाय से देखोगे तो अनिल विज जी हैं। तो हर प्रकार से पूरा समन्वय, तालमेल हम जिसको कह सकते हैं, तालमेल के साथ भाजपा ने सरकार बनाई है और मंत्रिमंडल में लोगों को जगह दी है। दादा गौतम का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अगर दलाल जो है अगर वो कैबिनेट में जाएंगे तो सीएम जो है अगली बार ये 5 साल पूरे करने के बाद फिर सीएम नहीं बन पाएंगे नायब सैनी। तो आपको क्या लगता है किन चीजों पर उनका कटाक्ष था? ये देखो, दादा गौतम जी उम्र के इस अंतिम पड़ाव पर हैं और पिछली बार भी जब वो चुनाव जीत करके आए थे उन्होंने बार बार कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। दुष्यंत ने मेरे से मजबूरीवश चुनाव लड़वाया, वो चाहते थे मंत्री बनना। अब की बार वो 5 साल तक मना करते रहे कि मैं तो पिछले चुनाव मैंने गलत लड़ा और आज जब बात आई लड़ने की तो हल्के से बाहर जाके भी लड़ गए, क्योंकि सत्ता का मोह और कुर्सी का मोह जो है ना वो लोगों से छूटता नहीं है। और दादा गौतम जी का भरसक प्रयास ये रहा अब की बार कि अब की बार तो मंत्रिमंडल में जगह मिले ही मिले और इसके लिए वो इधर उधर की बातें इशारों में कह रहे थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, ये ज्यादा सीनियरिटी पीनियरिटी ये चीजें नहीं काउंट करती। इनका एक अपना काम करने का तरीका है, सरकार गठन का भी अपना तरीका है। जब लगा मनोहर लाल खट्टर जी से कि हरियाणा की जनता कहीं न कहीं थोड़ी सी नाराज होती दिखाई दी तो 1 मिनट में फैसला बदल दिया। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बदला और मुख्यमंत्री भी बदला और उसका परिणाम ये हुआ कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनी। रही दादा गौतम की बात, 1-2 दिन के बाद हो सकता है कि कुछ सख्त लहजा भी अपने बयानों के माध्यम से दिखाएं, लेकिन मान मनोबल कर ली जाएगी। बड़े पुराने मित्र भी उनके बैठे हैं, क्योंकि एक बार वो पहले भाजपा से ही एमएलए के रह भी चुके हैं नारनौल से दादा गौतम जी, तो तालमेल उनका भी ठीक ठाक है। लेकिन एक इच्छा उनके मन में जरूर है मंत्री पद की, चाहे भले ही वो इसको जग जाहिर करें, सर्व विदित करें या ना करें। राठी साहब, आप आज जो 14 लोगों ने शपथ ली है, आपको लगता है कि किस कैबिनेट में किसी का पता काट देना चाहिए था या उसको शामिल कर लेना चाहिए था, या आपको लगता है कि बिल्कुल? देखियो, नई सरकार का गठन हुआ है,
हम तो अपनी टीम की तरफ से पूरे मंत्रिमंडल को और मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं। कार्य प्रणाली देखेंगे, साल 6 महीने का समय चाहिए सरकार को जमने के लिए। कुछ मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं और पहली बार में ही मंत्री बन गए। आप अरविंद शर्मा को देख लो, ये भी पहली बार ही विधायक बने, पहली बार ही मंत्री। आप श्रुति चौधरी का देख लो और आरती राव को देख लो, आप पलवल से जो गौतम जी जीत के आए हैं उनको देख लो। तो इस प्रकार से बहुत नए चेहरे हैं जो राजनीति में तो थे लेकिन प्रदेश की राजनीति का हिस्सा नहीं थे। किसी ने सेंटर की राजनीति की थी, कोई एमपी रहा था, कोई किसी और कहीं रहा था, पदों पर रहा था, लेकिन उनको थोड़ा सा समय मिलना तो चाहिए। क्या इन सब के बीच में क्या अनिल विज अपने आप को फिट बैठा पाएंगे? अनिल विज का पूरा मंत्रिमंडल सम्मान करता है और आज तो नायब सिंह सैनी जी ने स्वयं फोन करके उनको अपने शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण दिया और उन्होंने कबूल किया और वो गए और मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। और मुख्यमंत्री के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा मंत्रालय किसी के पास होगा, यानी कि नंबर 2 के मंत्री जो प्रदेश की सरकार में होंगे, मुझे लगता है कि अनिल विज जी होंगे। क्या रशीद साहब, ये लग रहा है कि आपको कोई मन में खटास आएगी आगे चलकर कि मैं भी सीएम का दावेदार था लेकिन मैं सीएम नहीं बन पाया? लगता है आपको कुछ ऐसा? देखिए, ये खटास तो मन महसूस के रहना पड़ता है पॉलिटिशियन को। जितने आदमी आज मंत्री बने हैं उनका भी एक सपना जरूर होगा कि आज तो मंत्री बना, कल सीएम बनेगा, और बनना भी चाहिए। सारे उम्मीद करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एक को बनता है, ये पार्टी हाईकमान का फैसला है। पार्टी ने जमा घटा करना पड़ता है वोट बैंक के आधार पर, और प्लस माइनस देख करके किस चेहरे से मंत्री बनाने से फायदा, किसको मुख्यमंत्री बनाने में फायदा, वो सारा गुणा भाग करके घटा जमा करके ये फैसले लिए जाते हैं। और मंत्रिमंडल जातीय समीकरणों के आधार पर बिल्कुल फिट, लेकिन कार्य प्रणाली के लिए इनको समय चाहिए। 5-6 महीने के समय के बाद तो हम चर्चा कर सकते हैं कि कौन मंत्री अपने विभाग के अंदर बढ़िया काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। रशीद साहब, कई चेहरे ऐसे थे जिन पर ये लग रहा था, जैसे मूलचंद शर्मा जी थे, कैसा लग रहा था कि मंत्री बनेंगे, तजुर्बा भी है उनको अच्छा खासा, लेकिन उनके नाम काट दिए गए हैं, नए चेहरों को तवज्जो दी गई है। तो क्या आपको लगता है कि ये उनसे बेहतर काम करेंगे? ये भाजपा है साहब, और भाजपा की यही खूबी है, नया एक्सपेरिमेंट करना। मनोहर लाल खट्टर जी ने जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ा था, सीएम तय होने के बाद करनाल से चुनाव लड़ा और चीफ मिनिस्टर बने। पहला एमपी का चुनाव लड़ा, कैबिनेट में मंत्री ले लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। मोदी जी सीएम बन करके विधानसभा के सदस्य बने थे गुजरात के, और पीएम डिक्लेयर होकर के लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तो इन चीजों में भाजपा ज्यादा विश्वास नहीं रखती है कि कौन सीनियर कौन जूनियर। जूनियर को मौका देंगे, कल उनके अंदर तभी तो निखार आएगा। अगर जूनियर को खाली विधायक ही रख दिया तो उनका एक्सपीरियंस किस प्रकार से होगा। सीनियर ने तो रिटायरमेंट होना, बहुत से चेहरे आज मंत्रिमंडल में ऐसे बैठे हैं जो आज जिन्होंने चुनाव लड़ा है, शायद अगला चुनाव पार्टी उनके ऊपर उनको टिकट भी ना दे। रशीद साहब, एक चीज मैंने बीजेपी में देखी है, नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को उठाते हैं कि बीजेपी में भाई भतीजावाद और परिवारवाद हावी नहीं है, लेकिन इसमें हमने देखा कि सब कुछ हावी रहा है। आप आरती राव को देख लीजिए, आप श्रुति चौधरी को देख लीजिए, क्या सिस्टम है ये बीजेपी का? देखें, परिस्थितियों बस हर राजनीतिक दल को चलना पड़ता है। राव इंद्रजीत ने तीसरी बार अहिरवाड़ के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाई है, और पिछले 2 प्लान में तो उनके काफी गुस्सा होने के बाद भी उनकी बेटी को टिकट तक नहीं दिया था भाजपा ने एमएलए का। अब की बार कहीं भाजपा दबाव में थी कि ऐसा ना हो जाए कि सरकार के प्रति विरोध हरियाणा की जनता में ज्यादा हो, इसलिए उन्होंने आरती राव को टिकट दिया। कहीं दबाव में थी, इसलिए किरण चौधरी को उन्होंने पार्टी ज्वाइन करा के राज्यसभा में भेजा और उनकी बेटी को टिकट भी दिया और मंत्रिमंडल में जगह भी दी। तो राजनीतिक हिसाब से कई फैसले होते हैं। बड़े नेताओं, बड़े घराने जो होते हैं, उनको उनके साथ तालमेल के साथ चलना पड़ता है पार्टियों को, और ये तालमेल भाजपा ने अब की बार बैठाने का काम किया। आप एक आखिर में क्या कहना चाहोगे कि जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है किस तरीके से काम करे? क्या लग रहा है आपके लोगों की समस्याओं का हल होगा, या फिर जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी जी ने हुंकार भरी है और कहा है कि कुर्सी पर बैठते ही धड़ल्ले से हर प्रकार के काम होंगे, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे, तो युवा जोश है, युवा नेतृत्व है, युवा तरुणाई है, नौजवान है, एक जुनून है काम करने का, अपनी तरफ से तो हम बधाई देते हैं। और रही बात काम की, जिस प्रकार का काम करेंगे, 6 महीने का मौका तो कम से कम फ्री हैंड सरकार को मिलना ही चाहिए, तभी हम अंदाजा लगा पाएंगे कि किस मंत्रालय में अच्छा काम किया और किसने पहले से खराब किया, या किसका काम संतोषजनक नहीं और किसका नहीं। तो चलिए, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जो आज नए मंत्री बने हैं, सीएम साहब ने शपथ ली है, सभी बेहतर काम करेंगे और जनता ने जिस तरीके से उनको मैंडेट दिया है वो उस मैंडेट पर
खरा उतरेंगे। राठी साहब, हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।